हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप इंडियन इकोनॉमी से एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में वन लाइनर साथ ही साथ टेस्ट को लगाने वाले हो। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी क्लास को देखा होगा, जो लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह करके प्लेलिस्ट आपका बना दिया गया है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट क्लास उसमें अवेलेबल है। जिस भी टॉपिक पे आपका पकड़ कम हो उस टॉपिक का आप क्लास देख लीजिए। अगर आप बिहार सचिवालय दरोगा 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से सवाल आपको पता होना चाहिए कि अच्छा खासा आता है। आप अच्छे से क्लास को ध्यान से देखिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द जब आप लगाएंगे आपको पता चलेगा कि इस क्लास का क्या वैल्यू है। जो लोग नए होंगे लगभग 10 मिनट के आसपास बने रहिए, आपको पता चलेगा क्लास किस तरीके का है। सबसे पहले आप यहाँ पे वन लाइनर को देखोगे और उसके बाद जस्ट आपको टेस्ट भी लगा लेना होता है, ताकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, तो जो भी वन लाइनर आप देखोगे आपको याद अच्छे से हो जाएगा टेस्ट लगाने के बाद। ऐसा क्लास शायद आपको ना मिले कहीं पे, जल्दी हो सकता है मिल जाए बट इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं मिलेगा। आप क्लास को देखिए, समझ जाएंगे खुद से। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया है अर्थशास्त्र का जनक। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। जो देश विकासशील रहता है उसके लिए तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड के रूप में वर्ड यूज किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूछेगा, अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर पूछेगा, चीन का है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 5वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है नंबर 3। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला जो देश है कौन सा है? अमेरिका और रूस जो है ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश है। अपनाने वाला खास करके पहला भी देश है, ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत तो एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के पता चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत पूछेगा और यहाँ पे पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ आपको बताना है। आपने प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार इस सवाल को देख लिया होगा अभी तक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है कैसी, किस तरीके से? पूर्ति और मांग के द्वारा। रखो और निकलो नीति है किसकी? यह है पूंजीवाद की नीति होती है, रखो और निकलो। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ के? जर्मनी के थे। ये थे और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन्हीं के द्वारा दिया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? समाजवादी में सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पूछेगा नियंत्रण होता है किसका? तो निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का होता है। भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है, आपको पता होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है क्या? इसमें न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस पहला देश है जिसने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है 1948 ईस्वी में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाए। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। ध्यान रखेंगे, इनको अच्छा खासा एक अवार्ड भी दिया गया था। अगर आपको पता हो कि इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है आप कमेंट करके ज़रा सा बताइए क्या मिला था इनको। और ये कहाँ के हैं, यही पता हो तो बता दीजिए। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किए थे। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की जो पहली
मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी की गई थी कब? अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या फिर जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो राज्य लेवल पे जारी किया था। HDR 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 131वां 189 देश में। 2020 का आपको डेटा बताया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर प्रथम पर नॉर्वे और अंतिम पर नाइजीरिया रहा था। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्राथमिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्र में, जिसमें कि पहला आता है प्राथमिक, दूसरे में सेकंड में आता है द्वितीयक, तीसरा में आता है तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को, पहले में दूसरे में क्या क्या आता है, तो अभी आप अच्छे से समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि करना, पशुपालन करना, खनन हो गया आपका, फिर वानिकी हो गया, मत्स्य पालन, इस तरह का काम प्राथमिक क्षेत्र का आता है, मतलब ये संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति, ये सारे होते हैं। और तृतीय वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, फिर जो आपका बीमा हो जाएगा, फिर होटल हो जाएगा, ये सारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग और तृतीयक क्षेत्र में सेवा का योगदान परसेंटेज में आप देख लीजिए कितना है। कृषि का योगदान 16.38, द्वितीयक क्षेत्र में जो आपका उद्योग आता है उसका 29.34 और तृतीयक क्षेत्र जो सेवा आता है उसमें 54.27% का योगदान है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 और 68 के टाइम में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उस वक्त प्रति व्यक्ति आय बस 20 रुपये बताया गया था। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया, काफ़ी फेमस पुस्तक है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी किए थे, यह भी सवाल आता ही है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई है 1931-32 में VKRV राव के द्वारा। उस वक्त प्रति व्यक्ति आय 62 यानी कि 62 रुपया था। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को किया गया था। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन पूछेगा ना, 4 अगस्त 1949 को किया गया था और PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 और 49 के समय में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। मुख्यालय अगर पूछेगा कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। सवाल ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। कंफ्यूज नहीं करिएगा मौद्रिक मूल्य से, मतलब समझिए ना, एक साल में जितने भी सामान, मतलब कहिए कि और जो सेवा वगैरह होता है ना, उसको जो जोड़ते हैं, जितना पैसा आता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ जो मापन है वो क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP पर ये निर्धारित होता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण 1981 में 1981 में दिए थे।
वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 आपका ध्यान रखना है। जनगणना आय का आधार वर्ष है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का है, जिसमें कि सेवा कर आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान पूछेगा किस क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का है। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में अर्जित कुल आय कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी आप इसे ही कहते हो। अब यहाँ पे एनएनपी के बारे में समझिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है निबल राष्ट्रीय आय, जिसे आप एनएनपी के नाम से जानते हो। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य का नाम आपको ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र किसने? CSO ने जारी किया था 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कहाँ पर? कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। आर्थिक विकास काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पता चलता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे करके। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य का नाम है गोवा। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य का नाम है बिहार। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो आपको दिल्ली बताना है। गरीबी से क्या आशय है? इसका मतलब है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या रखा गया है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय रखा गया है भारत में गरीबी का मापन आधार। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहणता निर्धारित की गई है कितना? 2400 और 2100 कैलोरी। गांव में रहने वाले लोगों के लिए 2400 और शहर में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी फिक्स किया गया है। कह रहा है कि मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया 1989 में गठित, यानी कि जो गठन हुआ था लकड़ावाला समिति के द्वारा। बताइएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि 2004 में और सी रंगराजन समिति 2012 में जो गठित हुई थी, ये किससे रिलेटेड है? ये गरीबी निर्धारण से आपको बता देना है। यहाँ पे भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया योजना आयोग ने 1962 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है। लॉरेंज वक्र क्या है? तो ये ना व्यक्तियों के आय विवरण का चित्रीय दर्शन है। बताइए गिनी गुणांक क्या है? तो गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता के माप सबसे प्रचलित विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रति आय को माना गया है। भारत में गरीबी निवारण के लिए सबसे पहला जो सर्वप्रथम जो अपनाया गया था वो क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम आया था 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अगर पूछेगा कब हुआ था तो 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। यहाँ से अब आप टेस्ट लगाओगे, बट यहाँ पे फ़िलहाल टेस्ट नहीं लगाना है। चलिए इसका एक और पहले पेज को पढ़ते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे ताकि थोड़ा सा भूल भी जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर अगर आपको याद आ जाता है समझ लीजिएगा आपका इस टॉपिक पे पकड़ अच्छे से बन गया है। तुरंत वन लाइनर देखने के बाद तो कोई भी टेस्ट लगाएगा, बच्चा भी लगाएगा तो अच्छा मार्क्स लाएगा, है ना। थोड़ा सा 10 मिनट और इस चीज़ को देखिए, कन्फ्यूज करिएगा, फिर मज़ा आएगा। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी कब? तो 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखौरा ग्राम से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है कौन? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO करता है। अदृश्य, प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप से पाई जाती है। ये किस में?
कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है ये दीर्घकालीन रहती है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो ये चक्रीय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ पर? विकसित देशों में मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है कौन सी? तो मौसमी और अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी आप कह सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है कौन सी? खुली और आप प्रत्यक्ष बेरोजगारी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भगवती समिति संबंधित है किससे? बेरोजगारी से संबंधित है भगवती समिति। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य का नाम है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे आप नरेगा जानते हो, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। किसकी शुरुआत? नरेगा की। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला आपको याद रख मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई थी। कब? 1 फरवरी 2008 को। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा रखा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आपका ये 2 अक्टूबर 2009 से चालू हो चुका है, मतलब उसको चेंज किया गया। मनरेगा का लक्ष्य होता है 100 दिनों की रोजगार गारंटी को प्रोवाइड करना। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछेगा, बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1952 में 2 अक्टूबर को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछेगा 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। आप लोगों को अनुच्छेद पे जरूर पकड़ होगा अच्छे से, अगर नहीं है अनुच्छेद स्पेशल भी क्लास जल्द ही आएगा, उसे आप देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए ना 1-2 क्लास ऐसा रहेगा जो बुक वगैरह से हट के है, खुद के नोट्स वगैरह से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले अनुच्छेद रहेगा और एक टॉपिक आप ले लीजिए हिस्ट्री का, जिसमें कि जैसे कौन से गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था और उनके द्वारा क्या काम किया गया था। एक जगह एक पैराग्राफ में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द उसका क्लास आप लोगों के लिए आ जाएगा। क्लास तो बहुत पहले आना था बट काफ़ी सारा बीच में प्रैक्टिस सेट आ गया जिस वजह से कि वो नहीं आ पाया। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा किस ये नियोगी थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या रहती है 5 अध्यक्ष सहित। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी साहब थे। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25 तक और इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है ना, कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच में ना राजस्व का जो बंटवारा होता है वही करना होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट पॉइंट है, ये श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत में योजना का स्वरूप है कैसा? आपने देखा था मिश्रित, आपको बताना है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के जो आर्थिक नियोजन से जो संबंधित विचार है वो किसने दिया था, कब दिया था? 1934 में दिया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है किसने? विश्वेश्वरैया ने 1934 में ही लिखे थे। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता पूछेगा तो M विश्वेश्वरैया को जाता है। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायन के द्वारा 1944 में, गांधी योजना, ठीक है। बॉम्बे प्लान जो कि 15 वर्षीय योजना था, ये लागू हुआ था 1944 में 8 उद्योगपति के द्वारा। जन योजना निर्मित की गई श्री M.N. रॉय द्वारा अप्रैल 1945 में, आपको ध्यान रखना होता है। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई।
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब? 1949 में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत जो हुई थी कब? 1949 में। अब देखिए, योजना आयोग का गठन तो हुआ था 15 मार्च 1950 को, आपको पता है ना, उसका नाम अभी चेंज होकर के कुछ और हो चुका है, अभी आप आगे भी देख भी लेंगे अच्छे से। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पहले वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पूछेगा। पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह, आपको अहलुवालिया बता देना होता है। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग का। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो आपका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया बस, है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? नीति आयोग की ही रहती है जिम्मेदारी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगर पूछेगा, नीति आयोग का बताया जा रहा है ना, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, क्योंकि 2015 में नाम चेंज हो गया था तो नीति आयोग के वो बन गए। अरविंद पनगढ़िया, और आपको उपाध्यक्ष यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन पूछेगा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से आप जानते हो। एनडीसी कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है कौन? नीति आयोग के सचिव। नियोजन से तात्पर्य होता है आर्थिक नियोजन। नियोजन को सबसे पहले अपनाया था रूस ने। आर्थिक नियोजन सब्जेक्ट है किसका? ये समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है किस पर? केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है कहाँ से? मतलब रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चला था, ये किस मॉडल पर आधारित रहा था? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर रहा था। पहला वाले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था कृषि का विकास करना। दूसरे वाला जो मॉडल था 56 से 61 तक चला, ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो भारी एवं आधारभूत उद्योग को, यानी कि पहले में कृषि का विकास करना, फिर उद्योग वगैरह को बढ़ाना रहा था। अब यहाँ पे समझिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह लाइन। दूसरा वाला जो योजना काल था ना, इसमें राउरकेला जो कि आपका उड़ीसा में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल है, इसमें इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। किस वाले योजना काल में? सेकेंड वाले में आपको यहाँ पे बताना होता है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आता ही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक रहा था, ये सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पर जोर दिया गया था तीसरे वाले पंचवर्षीय योजना में। अब तक का सबसे सफल, माफ कीजिएगा असफल, सफल नहीं असफल योजना अगर पूछा जाए, तृतीय वाला सबसे ज़्यादा खराब रहा था। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति जो दर लक्ष्य था वो क्रमशः 5.6 और 2.8 रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था? भारत पाकिस्तान का युद्ध था जो 1965 में हुआ था। भारत चीन का युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, और भयंकर अकाल तो आया ही था। इसीलिए तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना काफ़ी ज़्यादा खराब माना जाता है भारत के दृष्टिकोण से। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। तृतीय वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश की 1966 से 69 तक के लिए।
यानी कि योजना अवकाश पूछेगा 66 से 69 तक रहा था, मतलब इसमें कोई योजना नहीं चला, इसे समझिए। चौथे वाले योजना की अवधि आ जाती है 1969 से 74 तक में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चौथा वाला जो था DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था, इसे ध्यान रखेंगे। गाडगिल योजना कहलाता है कौन सी योजना, आप चतुर्थ योजना कहो या फिर गाडगिल योजना कहो, बात एक ही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछेगा स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना रहा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो चतुर्थ योजना काल में, जो कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। पाँचवीं योजना का काल था 1974 से लेकर के 78 तक में। पाँचवीं योजना पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछेगा किसने तैयार किया था, तो D.P. धर के द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। पाँचवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता रहा था। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी, कैसी, तो पाँचवीं, 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी ना 4 वर्ष की अवधि की। पाँचवा वाला जो पंचवर्षीय योजना था ना वो बस 4 वर्ष ही चला था, 1974 से 78 तक ही रहा था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के ही टाइम में। लास्ट पॉइंट है काम के बदले अनाज, 1977-78 में कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये 5वीं योजना के ही टाइम पीरियड में हुआ था। अब यहाँ से आप थोड़ी देर पहले जो आपने पेज देखा था उसका पहले टेस्ट लगाइए, फिर अभी का लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ भूले भी होंगे, इसीलिए आपको बहुत हद तक मज़ा आने वाला है अब के टेस्ट में। आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, मतलब इससे आप क्या समझते हो अब बताइए। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व को बताना होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर सेकेंड है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है, कृषि आता है, खनन आता है, वानिकी आता है, विद्युत नहीं आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है बताइए, तो यहाँ पे देखिए विनिर्माण आता है, विद्युत आता है, जलपूर्ति आता है और परिवहन जो है ये सेकेंड वाले में नहीं आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है अब बताइए। नंबर 5 का ऑप्शन नंबर देखिए, तृतीयक में सेवा, होटल, बैंकिंग आता है, पशुपालन नहीं आता है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन ए टिक कर देना होता है। नंबर 6 है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के आप जनक के नाम से जानते हो। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो वैसे देश जो विकासशील देश में आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है बताइए, तो अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी USA की। पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, USA को माना जाता है। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उद्योग आता है सेकेंड वाले के अंतर्गत। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। सकल घरेलू उत्पाद को किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी, ये आपका 67 और 68 में, 1867-68 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार की गई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, NNP होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश का नाम है फ्रांस, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बता देना है, रूस ने। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पूर्ति एवं
मांग के द्वारा बताइएगा कि रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है। पूंजीवादी की ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है कौन? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था दिया गया था। बताइए कि हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन रहे थे? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर राजकृष्ण। आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया था कि किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का ही नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समाजवादी पर क्या होता है? सरकार का ही नियंत्रण रहता है बस। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? 27 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सबसे पहले दिया गया था। अब बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बताना है, वर्ष 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है बताइए? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात दोनों बंद हो जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक ने। आपको बताना है कि महबूब उल हक किस देश के थे? भारत के ही आसपास के थे। अगर आपको पता हो नंबर 30 लिख करके बताइए, या फिर ऐसे भी आप बताइए किस देश के थे, बस देश आप लिखेंगे काम चलेगा। मानव, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है? इन सब में से जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा का स्तर है, प्रति व्यक्ति आय है, कुपोषण नहीं है। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले आपको बताया भी गया था। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, वर्ष 2002 में किया गया था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, नीति आयोग के द्वारा भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है 2400। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1951 में हुआ था। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, गरीबी निर्धारण से रहा था सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आप तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय बता ही देंगे, टॉपिक को ही आपने समझ लिया है। जब तो ऑप्शन 4 देगा ना तब कन्फ्यूजन आता है। राष्ट्रीय टॉपिक 4 नहीं, मतलब आंसर 4 नहीं, कहने का मतलब है अभी तो आपने देख लिया है ना कि इस टॉपिक पे आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है जब इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। बट एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम आता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज का, जो हम लोगों ने अभी क्लास देखा था उसका आप टेस्ट लगाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना को पेश किया गया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया ने दिए थे। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। योजना आयोग के पहले वाले उपाध्यक्ष का नाम बता दीजिएगा क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा रहे थे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछेगा कौन थे? योजना आयोग का आपको बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, मोंटेक सिंह आलूवालिया रहे थे। आर्थिक नियोजन किस सूची का सब्जेक्ट है? आर्थिक नियोजन पूछा ना, तो ऑप्शन आपको सी, आर्थिक होता है समवर्ती का। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रूस से। नियोजन जो आर्थिक नियोजन है वो किस अनुसूची से संबंधित है बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत में
बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी पूछेगा महाराष्ट्र, आप बता देंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? दीर्घकालीन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। नीति आयोग के पहले वाले उपाध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन आपका बी अरविंद पनगड़िया रहे थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा जो रखा गया किस डेट को? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो मौसमी एवं अदृश्य होती है ग्रामीण क्षेत्र वाली बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? नाम चेंज तो आपने पहले देख लिया। शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 को। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्योंकि ना केंद्र और राज्य दोनों पर रहता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पहला वाला का कृषि रहा था। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महाल नोविस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना रहा था। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। वित्त आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बताइए, वित्त आयोग के पूछ रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ऑप्शन केसी नियोगी बी राइट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 5वीं वाले में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गांधी योजना को तैयार किसने किया था बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। श्री मन्नारायण के द्वारा गांधी योजना तैयार किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर बी हेराड डोमर मॉडल पर पहला वाला पंचवर्षीय योजना रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी दूसरा वाला में भारी उद्योग को दिया गया था। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा रहा था? अभी आपने देखा था ना, युद्ध की वजह से जो प्रॉब्लम आया था, तृतीय वाला राइट आंसर हो जाएगा। योजना अवकाश की अवधि क्या रही थी? ऑप्शन नंबर आपका बी 66 से 69 तक कोई योजना नहीं चला था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। चतुर्थ वाले में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन रहा था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? ऑप्शन नंबर सी उद्योगपति की थी। बॉम्बे प्लान पूछेगा किसकी योजना थी? तो उद्योगपतियों की रही थी। नेक्स्ट वाले क्लास में इसका जो भी आगे का लाइन अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक क्लास को काफ़ी ध्यान से देखा होगा।